हेलो चैम, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और कंटिन्यू करेंगे आज हम अपनी क्लास 7th की एसएसटी सीरीज को, जिसके हम अंदर हमने अभी तक जो चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और उस वीडियो को कंप्लीट करिए, बिकॉज आप वो वीडियो देखेंगे उससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी होगी कि इंडिया में जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो किस तरीके से वेराई करती है, एंड कौन कौन से ज्योग्राफिकल रिलीफ फीचर्स जो है इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है गाइस, तो पहले वो वीडियो देखना है, उसके बाद इस वीडियो को आना है और इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि अंडरस्टैंडिंग द वेदर, वेदर की कंडीशंस किस तरीके से वेराई करती हैं, एंड बेसिकली वेदर का मीनिंग क्या होता है इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मार्शल प्रॉस्ट जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने एक कोट दिया है जिसका यहाँ पे लिखा है, अ चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ एन्यू। यानी कि अगर हम कोई भी चेंज जो है वेदर में देखते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो वर्ल्ड पे तो होता ही है, साथ साथ हमारी लाइफ पे भी होता है। हम एज अ पर्सन, हमारी लाइफ जो है रिन्यू होती है, वर्ल्ड जो है रिन्यू होता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए चार इमेजेस जो है प्रेजेंट हैं। चार इमेजेस में पहली इमेज जो है वो है डेजर्ट की। ठीक है, सेकंड इमेज है हमारी स्नो। ठीक है, स्नोफॉल हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड इमेज हमारा क्लाउडी, एंड कह सकते हैं कि फोर्थ इमेज जो है वो स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन है। ठीक है guys? और इसी चारों इमेजेस से हमें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से जो वेदर कंडीशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वेराई कर रही हैं। यहाँ पे हमारे दो बिग क्वेश्चन जो हैं, जो ये चैप्टर हमारी कोशिश करेगा सॉल्व करने की। उसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। हम अपने वेदर को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं और किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड है कि हाउ डू वेदर प्रेडिक्शंस हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट एंड हीट वेव्स। और ये जो कंडीशंस है लाइक हैवी रेन्स, ड्रॉट्स, स्टॉर्म्स, इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं बाय प्रिडिक्टिंग द वेदर। वेदर को प्रिडिक्ट कर लेंगे कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, उससे हम इससे बच जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से ये जो दो क्वेश्चन है आज इस वीडियो से सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले समझने वाली चीज है कि वेदर क्या है और उसके क्या एलिमेंट्स हैं। वेदर और उसके क्या एलिमेंट्स हैं। देखो, हिंदी में बात की जाए तो वेदर का मीनिंग है सिंपल सा मौसम। या आज का हम सोचते हैं, बोलते हैं कि आज का बारिश का मौसम है, आज ठंड का मौसम लग, आज ठंडा से ठंडी सी लग रही है। बट ये ध्यान रखना है कि जो वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही हम मानते हैं वेदर। बिकॉज वेदर कंडीशंस चेंज होती रहती है। मतलब अभी एक दो घंटे के लिए कोई वेदर है तो दो तीन घंटे बाद कोई और वेदर हो सकता है। मान लो सुबह से धूप है, ठीक है, और फिर एकदम से शाम के टाइम बारिश हो गई, तो इसको कहेंगे पहले स्कीनी, मतलब सनी जो था कह सकते हैं वो वेदर था, और उसके बाद क्लाउडी वेदर हो गया। तो वेदर जो है वो चेंज होता रहता है एज कम्पेयर टू क्लाइमेट। अगर हम क्लाइमेट की जब बात करेंगे तो क्लाइमेट थोड़ा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लाइक इंडिया के अंदर जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादातर देखा जाता है क्लाइमेट जो है हीट वाला होता है, यानी गर्मी का मौसम होता है। तो वो लंबे समय के पीरियड के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली हम उसको थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए मान के चलते हैं। बट जो वेदर होता है, वेदर होता है हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए। उसको हम बहुत ही कम टाइम के लिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर करते हैं। ठीक है गाइस, तो यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर। आप उठे सुबह सुबह और आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, विंटर मॉर्निंग है, ठीक है, ठंड का मौसम है। यू रीच फॉर थिक क्लोथ टू कीप योर सेल्फ वार्म, यानी कि और उसके बाद आप गए अपने गर्म कपड़े निकाले और पहन लिए ताकि आपको थोड़ी ठंड से बच सको। और समर में, गर्मियों के मौसम में, यू चूज क्लोथ दैट कीप यू कूल एंड कंफर्टेबल, और आप वो कपड़े पहनना पसंद करोगे जो आपको थोड़ा ठंडक महसूस कराएं। ठीक है, यू आर रिस्पॉन्डिंग टू योर बॉडी सिग्नल्स, योर बॉडी इज सेंसिंग द वेदर, यानी कि आपकी बॉडी जो है सेंस कर रही है कैसा वेदर है। ठंड है तो आपको ठंड वाले कपड़े प्रेफर करेगी कि आप वो पहनो ताकि आपको गर्मी लगे, गर्मी महसूस हो। और अगर गर्मी है ज्यादा तो आपको ऐसे कपड़े रिकमेंड करेगी आपकी बॉडी कि आप वो कपड़े पहनो जो आपकी बॉडी को कूल करे। यानी आपकी बॉडी जो है वो वेदर को सेंस कर रही है। ठीक है, एंड वो सेंस करके आपको सिग्नल दे रही है कि आपको क्या पहनना चाहिए। ठीक है गाइस, तो वेदर जो है वो सबसे पहले इम्पैक्ट जो ह्यूमंस पे है उनकी बॉडी पे डालता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वेदर, वेदर क्या है। ठीक है, लाइक इस इमेज में आप देखोगे तो इस इमेज में अर्थ है हमारी ये, एंड उसके सबसे ऊपर हमारा है ट्रोपोस्फेयर।
क्या है? ट्रोपोस्फेयर, उसके पास आता है ट्रोपोपॉज़, उसके पास आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है? तो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक लेयर होती है, इसको हम कहते हैं ओज़ोन लेयर, जो कि हार्मफुल यूवी रेज़ से हमें प्रोटेक्ट करती है। जो सन की हार्मफुल यूवी रेज़ हैं, उसको अर्थ पे पहुँचने से पहले ही रोक देती है, ठीक है? तो यहाँ पे है कि वेदर जो है इज़ अ स्टेट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। वेदर क्या है? अर्थ का एक एटमॉस्फेयर का स्टेट है। क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर का स्टेट है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। बट व्हाट इज़ एन एटमॉस्फेयर? बट एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर कह सकते हैं कि जो हवा प्रेज़ेंट है हमारे अर्थ पे, जिसके अंदर हम लोग साँस ले रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट इवेंट जो अकर हो रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में ही हो रहे हैं। एटमॉस्फेयर को हिंदी में हम वायुमंडल भी कह सकते हैं। वायुमंडल जो है हमारा वो एटमॉस्फेयर है। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो ये लेयर है गैसेस की। इसकी गैसेस की डिफरेंट डिफरेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस जो हैं हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसका ही ये कह सकते हैं एक सराउंडिंग है, जो सराउंड करता है प्लैनेट्स को इन केस ऑफ अवर अर्थ, यानी हमारी अर्थ के केस में हमारा को जो सराउंड करता है गैसियस वो चीज वो है एटमॉस्फेयर। एंड हम इसको कह सकते हैं गैसेस, ऑल दिस गैसेस एयर, ठीक है? यानी इन गैसेस को हम एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर, हवा बोलते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक केक को विद सेवरल लेयर्स। एक केक है, सबसे ऊपर जो है उसमें क्रीम होगी, उसके नीचे ब्रेड की लेयर होगी, फिर उसके नीचे कोई और लेयर, ऐसे लेयर्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। उसी तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट है। और ये जो लेयर्स हैं, जो क्लोजेस्ट हैं अर्थ के पास, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर्स। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। जो लेयर अर्थ के सबसे करीब है, यानी अर्थ जो हमारी ये जैसे मैंने बोला ये अर्थ है, तो इसके सबसे करीब जो लेयर है, ठीक है? वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर, जो कि ये है। और यहीं पे सारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रेजेंट है हमारा। एंड दैट इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिव एंड ब्रीथ। और यही वो जगह है जहाँ पे जितने भी लैंड पे रहने वाले या ओशन में रहने वाले जो पर्सन्स हैं, वो यहाँ पे रहते हैं और ब्रीथ करते हैं। इट इज ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर टेक प्लेस। और कह सकते हैं कि जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं, चाहे वो क्लाउडी सीजन है, ठीक है, चाहे वो ये क्या कहते हैं थोड़ा गर्मी का मौसम है, चाहे वो ठंड का मौसम है, वो सारे ही वेदर फिनोमेना इसी प्लेस पे होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है, वो एक्सटेंड करता है टू द हाइट ऑफ 6 टू 18 किलोमीटर्स। यानी ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है, वो 6 से 8 किलोमीटर्स तक है फ्रॉम द अर्थ। यानी अर्थ से ज़मीन से लेके ऊपर तक 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तक की जो हाइट है, उसमें वेरी करता है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है? फ्रॉम द ग्राउंड। It is less thick and at the poles where cold air contracts and thicker at the tropical zone where the warm air expands। ठीक है? इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल सी चीज़ उसमें समझेंगे कि जो हमारा इक्वेटर वाला एरिया, ट्रॉपिकल एरिया है, तो वहाँ पे जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक एक्सपेंड करती है। हाइट काफ़ी हाइट तक ऊपर जाती है। इसलिए कहते हैं जो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट इक्वेटर के पास है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोल्स पे। पोल्स पे हवा ठंडी रहती है और आपको पता ही है जो ठंडी हवा होती है, कोल्ड एयर होती है, वो डेंस होती है। डेंस मतलब वो ज़मीन के पास ज़्यादा रहती है, एक्सपैंड कम करती है। आपका एक प्राइम एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ। आपने कभी हॉट एयर बैलून देखा है? तो उसके अंदर जब हम अ, आग जलाते हैं तो उसमें हवा गरम हवा भरती है एंड धीरे-धीरे वो बैलून एक्सपैंड करता है। वो फिर उड़ने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो वार्म एयर होती है वो हल्की होती है और वो एक्सपैंड यानी ऊपर जाने की कोशिश करती है, ठीक है? और जो ठंडी एयर होती है लाइक कोल्ड एयर, जो आप एसी में महसूस करोगे एसी में, तो एसी में ठंडी हवा आती है, तो वो एसी की जो ठंडी हवा हमेशा वो नीचे आएगी बिकॉज़ वो डेंसर एयर होती है। इसीलिए हम एसी ऊपर लगाते हैं ना कि नीचे। बहुत ही क्या कहते हैं लॉजिकल चीज़ है कि आप एसी हमेशा ऊपर लगाते हो बिकॉज़ वहाँ से जो हवा आती है फिर वो आपके नीचे आती है बिकॉज़ वो डेंस एयर होती है। तो यही चीज़ है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो अर्थ की जो इक्वेटर वाला एरिया है वहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी हाइट ज़्यादा है बिकॉज़ वहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती है और एज़ कम्पेयर टू जो पोल वाला एरिया है, वहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है ट्रोपोस्फेयर की बिकॉज़ वहाँ पे कोल्ड एयर है। ठीक है गाइस?
तो वी यूज़ मैनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वेदर। हम काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करेंगे लाइक हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी एंड सो ऑन। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करेंगे जिससे हम ये समझेंगे कि हमारा वेदर जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे वेराई करता है। ठीक है गाइस? और ये डिस्क्राइब करता है डिफरेंट वेज इन विच वी एक्सपीरियंस द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड ये डिस्क्राइब करता है डिफरेंट वेज को जिसके हम थ्रू समझ सकते हैं कि हमारा जो वेदर है वो किस तरीके से वेराई करता है डिफरेंट जगह पे। अब हम समझते हैं कि हमारे वेदर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं हमारे वेदर में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे आता है? क्यों इंक्रीज और डिक्रीज होता है टेम्परेचर? बिकॉज ऑफ द सन। सन अगर बहुत मतलब अर्थ के करीब है, ठीक है, सन रेज़ अगर डायरेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ रही हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंड उससे क्या है हॉट वेदर होगा। और अगर सन से दूर हैं, ठीक है, अर्थ की वो सरफेस, तो वहाँ पे ठंडा एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो कह सकते हैं हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है? फिर सेकंड है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, लाइक वो रेन की फॉर्म में हो या स्नोफॉल हो या कुछ भी स्लीट हो या हेल स्टॉर्म हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो होता है प्रेसिपिटेशन, वो सारी चीजें हम एक अंडर वन वर्ड कैटेगराइज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे जो एनी फॉर्म ऑफ वाटर जो ऊपर से नीचे आ रहा है, लाइक वो रेन की फॉर्म में आ रहा है, स्नो की फॉर्म में आ रहा है या स्लीट की फॉर्म में आ रहा है या हेल की फॉर्म में आ रहा है स्काई से। स्प्लिट क्या होता है? फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन रेन। यानी जो आप कभी-कभी देखते हो कि ओले पड़ रहे हैं, ठीक है? या ओले को तो पर्टिकुलरली हेल स्टॉर्म कहते हैं। जो स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस जो फॉल करती हैं स्काई से ड्यूरिंग द रेन। बट जो स्लीट होती है वो हल्का छोटा पत्थर कह सकते हैं, वो भी बर्फ ही होती है, ठीक है? फिर तीसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक आपने नाम सुना होगा लो प्रेशर, हाई प्रेशर, जिससे विंड जो है एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्शन में चेंज करती है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो विंड होगी वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जो है मूव करेगी। हाई प्रेशर से हमेशा विंड जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। कह सकते हैं द वेट ऑफ एयर, जो हवा का जो भारीपन है वो डिपेंड कराता है कि हवा हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है। हाई प्रेशर हवा कब होगी? जब हवा ठंडी होगी। हवा ठंडी होगी यानी कि वो डेंस है और वहां पे हाई प्रेशर है। लो प्रेशर कहाँ होगा? जहाँ हवा गर्म होगी और हवा ऊपर जा रही है, एक्सपैंड कर रही है। फिर हमारा आता है विंड। विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है? मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग उसकी स्पीड एंड उसकी डायरेक्शन। वन सेकेंड। ठीक है गाइस, तो उसकी जो डायरेक्शन है, चाहे वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसकी स्पीड क्या है, वो हमारा विंड जो है वो बताता है। एंड फिर आता है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी जो पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वो एयर पे कितना प्रेजेंट है उसको हम डिपेंड कराते हैं हमारी ह्यूमिडिटी से। किससे डिपेंड कराते हैं? ह्यूमिडिटी से, ठीक है? तो वाटर वेपर जो को यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वाटर वेपर की, वाटर वेपर इज वाटर इन गैसियस इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म। जब वाटर गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसको हम वाटर वेपर कहेंगे। सुनो, एज यू कैन सी इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर कृष्णन टू कन्वे हिज सेंस ऑफ चिलनेस टू आमिर। यहाँ पे एक छोटा सा ठीक है केस स्टडी है, डिस्कस करते हैं। लेट अस इमेजिन दैट कृष्णन फ्रॉम चेन्नई इज स्पीकिंग विद आमिर इन कश्मीर, ठीक है? तो कृष्णन जो है वो चेन्नई से हैं और वो आमिर जो एक पर्सन है वो कश्मीर में है, उससे बात कर रहे हैं। तो कृष्णन आमिर से बोलते हैं दैट इट हैज बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर इट रेन्ड इन द प्रीवियस नाइट। वो कहते हैं कि पिछली रात को यहाँ पे बारिश हुई थी, जिसकी वजह से, ठीक है गाइस, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है। तो आमिर उससे पूछता है कि हाउ कोल्ड इट इज, वहां पे कितनी ठंड है? तो कृष्ण बोलते हैं आमिर को कि कृष्ण हाउ विल कृष्ण एक्सप्लेन टू आमिर हाउ कोल्ड इट इज। तो कृष्ण किस तरीके से बताएंगे कि वहां पे कितनी ठंड है? टेम्परेचर के बेसिस पे बताएंगे ना कितना टेम्परेचर है, ठीक है? तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि आफ्टर ऑल व्हाट इज कोल्ड फॉर कृष्णन मे बी क्वाइट प्रेजेंट फॉर आमिर, बिकॉज आमिर तो इतनी ठंडी जगह पे रहता है तो वो अडेप्ट हो गया है उस वेदर कंडीशन से।
बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है कश्मीर में एज़ कम्पेयर टू चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में 1 दिन बारिश हुई तो उससे हल्का-फुल्का ठंड हुआ होगा बट बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हुई होगी। एंड वो ही डिफरेंस जो है आमिर और उसके बीच में आ रहा है, ठीक है? सो एज़ यू कैन सी इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर कृष्णन, कृष्णन को थोड़ा-सा बताने में डिफिकल्टी होगी कि वो किस तरीके से बताए कितनी ठंड है आमिर को, अनलेस देयर इज़ अ कॉमनली एग्रीड वे टू मेजर द टेम्परेचर, अनलेस एंड अंटिल कोई एक ऐसा मेजर मेजर वे है या कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इट इज़ द सेम विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वेदर के जो हमने पढ़े अभी, वो भी इसी तरीके से कुछ वेरी करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ वी मेजर द वेदर यूजिंग कॉमन स्टैंडर्ड्स। और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हम किस तरीके से वेदर को जो है मेजर करेंगे यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कॉमन स्टैंडर्ड्स। कह सकते हैं कि फ्रॉम द अर्ली टाइम्स, पुराने टाइम से ही humans have closely observed nature and learned to read her signals to forecast the weather। एंड काफी सालों से कह सकते हैं काफी पहले के टाइम से जो ह्यूमंस हैं वो क्लोजली जो है नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? नेचर को ऑब्जर्व करते हैं एंड उससे वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि वेदर किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, वेदर किस तरीके से चेंज हो रहा है। लाइक वो बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं जो फ्लाई करती हैं लो, या चींटियों को, या कैरिंग एग्स, ठीक है, स्क्विरल्स को जो नट्स को गैदर करती हैं, या फ्रॉग जो क्रोकिंग लाउडली, या कह सकते हैं कि फ्रॉग आवाज निकालते हैं तेज तेज। और इवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, जो पाइन वाला ट्री होता है उसका कोन्स ओपन या क्लोज कब हो रहे हैं, प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट कमिंग ऑफ रेन एंड स्टॉर्म्स। एंड ये सारे नेचुरल फिनोमेना जो हैं ये बताते हैं कि रेन कब होने वाली है। यहाँ पे एक डेफिनेशन है फोरकास्ट की, इसका मतलब होता है प्रिडिक्ट करना फ्यूचर क्या ऐसे होगा, यानी प्रिडिक्ट करना फ्यूचर किस तरीके से चेंज होगा। टू प्रिडिक्ट और फाइंड आउट इन एडवांस इन केस द वेदर, यहाँ पे वेदर की बात हो रही है तो एडवांस में हम वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है। दिस नॉलेज हैज बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये नॉलेज जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है पास ऑन होती गई, किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है नेचर को। आज के टाइम पे भी मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल यूज ट्रेडिशनल वेज, और आज के टाइम पे भी कह सकते हैं कि इंडिया में काफी ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल वेज को, जैसे ये सारे ट्रेडिशनल वेज हमने अभी देखे, इन सबको यूज करके जो है नेचर को, ठीक है, वेदर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली द अराइवल ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून किस टाइम पे आने वाला है, किस तरीके से आएगा, उसको अराइव उसका प्रिडिक्ट करना भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे लोग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कुछ नेचर के क्लूज हैं जिससे हम समझेंगे कि कैसे नेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब वेदर जैसे चेंज होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। यहाँ पे पहला फिगर है, यहाँ पे चींटियां हैं, ants shifting their eggs to higher ground as a natural behavior that indicates an expecting change in weather, especially heavy rain। तो यहाँ पे चींटियां अपने अंडों को लेके ऊंचाई पे जा रही हैं। इसका क्या मतलब है कि वो नीचे पानी ना भर जाए और वो भीग, मतलब उनका अंडे खराब ना हो जाए, इसलिए वो अंडों को लेके ऊपर जा रही है। इसका क्या मतलब है कि वो प्रिडिक्ट कर रही हैं कि फ्यूचर में रेन होने वाली है। क्या प्रिडिक्ट कर रही है कि फ्यूचर में जो है रेन होने वाली है, इसलिए वो थोड़ा आगे मूव कर जाए, ऊपर मूव कर जाए, ताकि वो रेन से सबमर्ज होने से बच जाए। दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखो कि एक फ्रॉग है जो क्रोक कर रहा है फॉरेस्ट में, ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रेन। ये फ्रॉग जो है ये वेस्टर्न घाट्स में रहने वाला फ्रॉग है, और ये आवाज निकाल रहा है तेज तेज, ठीक है, बिकॉज इसको ऐसा लग रहा है कि रेन होगी, ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट्स में कर रहा है ऐसा। थर्ड है, ये जो ओपनिंग ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द पाइन कोन्स आर नेचुरल मैकेनिज्म ड्रिवन बाय द एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये पाइन कोन है, ठीक है, एक तरीके का पेड़ है, ठीक है, जो खुलता और बंद होता है, जो दर्शाता है कि एनवायरमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है। पाइन कोन्स क्लोज इन ह्यूमिड कंडीशन, अगर ह्यूमिड कंडीशन है मतलब यहाँ पे अगल बगल वाटर वेपर ज्यादा है तो वो क्लोज हो जाएगा, ताकि वो अपने सीड्स को प्रोटेक्ट कर पाए। और वो ओपन हो जाएगा जब कंडीशन थोड़ी ड्राई होगी, जब थोड़ा मौसम सूखा होगा, यानी रेन सनी सीजन होगा, मतलब सन ज्यादा, मतलब ड्राई सीजन होगा, ताकि उनको वो रिलीज कर पाए और अगल बगल फैला पाए, ensuring द स्प्रेड इन फेवरेबल वेदर। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक डेफिनेशन है मेट्रोलॉजी की, ठीक है। देखो, मेट्रोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जो प्रिडिक्ट करती है वेदर को, वेदर प्रिडिक्शंस करती है।
मेटरोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स इवोल्यूशन। किस तरीके से वेदर का इवोल्यूशन हुआ और उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करती है। ये स्टडी है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, और ये वेदर को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि on the basis of present behavior of the clouds और winds, ये प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से होगा। लाइक अगर मान लो कोई सुनामी आने वाली है, तो सबसे पहले जो आईएमडी है इंडिया की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहाँ पे ज्यादा बारिश होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स और विंड्स। ठीक है, तो इनका काम होता है थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करना फ्यूचर को, फ्यूचर वेदर कंडीशंस को। तो कह सकते हैं कि द लास्ट फ्यू सेंचुरीज, कुछ बीते 100 सालों में साइंटिस्ट ने वर्क किया है और उन्होंने मेथड्स फाइंड आउट करे हैं जिससे वो मेजर कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। जो वेदर में एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं विद ग्रेट प्रिसीजन, ज्यादा प्रिसीजन, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ प्रिसीजन कर सकते हैं। और इन इनपुट्स के बेसिस पे मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो प्रिडिक्ट करते हैं, वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं वेदर को और किस तरीके से वो बिहेव करेगा आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है, और आने वाले कुछ हफ्तों में। हाउ कैन दे डू इट, वो किस तरीके से करते हैं। डू दे जस्ट कीप लुकिंग एट द स्काई एंड गेस, क्या वो आसमान की तरफ देखते रहते हैं और वहां से गेस करते हैं। नो, वो ऐसा नहीं करते। गॉट सम कूल गैजेट्स फॉर व्हिच विल नाउ लुक एट, वो कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो वेदर की पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं बाय मूवमेंट ऑफ विंड्स और क्लाउड्स। और वो कुछ गैजेट्स का यूज करते हैं जिसको हम अभी समझते हैं। पहला वेदर इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है विंड्स की, और किस तरीके से लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, उससे वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं। पहली इमेज दर्शाती है कि स्नो मेल्ट क्विकली व्हेन इट्स वार्म। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और गर्मी होती है, तो स्नो जो है वो मेल्ट करने लग जाती है। सेकंड में क्लाउडी वेदर इट्स गेटिंग कोल्ड। अगर क्लाउडी वेदर है, थोड़ा बहुत आपको ठंड महसूस होगी, बिकॉज हवाएं जो हैं, विंड्स जो हैं वो ठंडी होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा ठंडा महसूस लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इन विंटर्स कोकोनट ऑयल टर्न सॉलिड। आपने देखा होगा कि ठंडे के टाइम पे आपका जो तेल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, वो जम जाता है, ठीक है, वो फ्रीज हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो, कर्ड टेक्स लॉन्गर टू सेट इन कोल्ड वेदर। जब ठंड होती है तो आपकी जो दही है वो सेट नहीं होती जल्दी, बिकॉज उसका नेचर है, कर्ड सेट होती है इन हाई टेम्परेचर, यानी जब गर्मी होती है ज्यादा तब वो कर्ड सेट होती है। एंड जब कोल्ड टेम्परेचर होता है तो अच्छे से कर्ड सेट नहीं हो पाती, क्योंकि बैक्टीरिया जो है प्रॉपरली फैल नहीं पाता, ठीक है, बिकॉज जो कर्ड सेट होती है वो बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया होती है ना, ठीक है, उसकी वजह से वो सेट नहीं हो पाता। तो ये कुछ प्राइम एग्जांपल्स यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। कह सकते हैं कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स। थर्मामीटर जो होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर क्या, आप बोलते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो डॉक्टर आपका सबसे पहले फीवर चेक करता है बाय यूजिंग अ थर्मामीटर, ठीक है। तो सम सिंपली मेजर द एम्बिएंट टेम्परेचर्स, अदर रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ड्यूरिंग अ डे। एम्बिएंट क्या होता है, ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग। कुछ लोग अपना इमीडिएट सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ थर्मामीटर, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे। जो थर्मामीटर्स होते हैं वो ऑफन यूज विद अ कलर्ड लिक्विड विच एक्सपेंड्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसमें आप देखते हो टेम्परेचर, जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी होता है, एक एलिमेंट होता है। तो जब जितना वो कह सकते हैं कि गर्म होगा तो वो उतना एक्सपैंड करता है, ठीक है। मरकरी जो है जितना गर्म होगा वो उतना एक्सपैंड करेगा, एंड जितना वो एक्सपैंड करेगा उससे हमें पता चल जाएगा टेम्परेचर ज्यादा है कितना, ठीक है। अगर कोल्ड टेम्परेचर होगा तो एक्सपैंड नहीं करेगा, और गर्मी होगी तो एक्सपैंड करेगा। इसलिए जब फीवर होता है आपको, तो आपकी बॉडी जो है हीट होती है, थोड़ी सी बॉडी गर्म होती है, और उसको गर्म को मतलब हीट को मेजर करने के लिए जो मर्क्यूरी होता है जो थर्मामीटर में, वो एक्सपैंड करता है, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं डॉक्टर्स कि आपका टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। However, more and more digital thermometers are preferred as they are more precise and can record more data. बट आज के टाइम पे आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा आप थर्मामीटर जो यूज करते हैं वो डिजिटल थर्मामीटर होता है। इसमें मर्क्यूरी का मतलब ज्यादा मेजर पोर्शन नहीं होता इस्तेमाल, तो वो कह सकते हैं वो ज्यादा एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाता है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है गाइस। यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स एक वर्ड लिखा है। स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, द टेक्निक ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन। स्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई करना कि
इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफ़ाई करके ये बताना कि कह सकते हैं कि कैसा एनालाइज़ करना बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। भाई वो चाहे वो डाटा हो, ठीक है? उसको उसमें से पैटर्न निकालना, पैटर्न खोजना और उससे फिर प्रिडिक्शन करना। मान लो स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके आप पिछले 7 दिनों का स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हो और उसमें आपने देखा कि यार पिछले 7 दिनों से तो रेनी सीज़न था नहीं, गर्मी का मौसम है। तो आप फिर उन डेटा को इस्तेमाल करके प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो कि अगले दिन क्या होगा या आने वाले 2 या 3 दिन में क्या होगा। तो वो जो डेटा होता है और उसको हम यूज़ करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, उसको ही हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। और आप जब बड़े हु अभी जब मैथ्स में भी थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, वो भी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट होता है। एंड धीरे-धीरे जैसे आप बढ़ोगे तो फिर आगे अगली क्लास में भी आप पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स एज़ अ सब्जेक्ट। तो कह सकते हैं कि इंडीड टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग, यानी कि हम टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग्स को यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। लाइक पहला है कि रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमस मिनिमम टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी यूजुअली 24 आवर में कैसा है। ये हमारा हो गया स्टैटिस्टिक्स यानी एक डेटा है। दूसरा है कि मीन डेली टेम्परेचर क्या है, कि आने वाले कुछ हम लास्ट 7 दिनों का, ठीक है, या 1 महीने का डेटा को मेज़र करके उसका एवरेज निकाला या फिर मीन निकाला। यानी उससे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट टू 2। यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इस आज मान लो 1 दिन का मेज़र कर रहे हैं, आज के दिन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, मान लो 30 गया और मिनिमम टेम्परेचर गया 20, यानी मैक्सिमम 30 मिनिमम 20, इसको ऐड करा और 2 हमने मैक्सिमम और मिनिमम 2 एलिमेंट्स को लिया है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 30 प्लस 20 हो गया 50, 50 बाय डिवाइड बाय 2 हो गया 25। तो 25 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं एवरेज टेम्परेचर है, इसको मीन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है। और रेंज ऑफ टेम्परेचर्स का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया 30 और मिनिमम हो गया 20, ठीक है? तो ये हमारी रेंज हो गई, यानी हमारा 20 से 30 के बीच में जो है टेम्परेचर लाया कर, इसकी हो गई ये रेंज। और मीन निकालने का हो गया कि उसको डिवाइड कर दिया जितने एलिमेंट से, मान ली 2 से 2 2 एलिमेंट है 30 और 20, तो उसको 2 से डिवाइड करा और एवरेज आ गया सम आ गया 50 और 50 को 2 से डिवाइड करा तो आया 25, ठीक है? तो मीटोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो सेटअप इन 1875, ये याद रखना है। कब सेटअप हुआ था? 1875 में वो सेटअप हुआ था, ठीक है? एंड उसका मोटो है अद्यत अद्यत जयते वृष्टि। क्या मोटो है? अद्यत जयते वृष्टि। इसका मतलब है फ्रॉम द सन अराइज रेन। फ्रॉम द सन अराइज रेन, यानी सन से ही जो रेन है उसका अराइज होती है, सन से ही रेन ओरिजिनेट होती है। द फ्रेज कम्स फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट मनुस्मृति। मनुस्मृति एक एंशिएंट टेक्स्ट है, बहुत पुरानी बुक है, वहां से ये कोड को ओरिजिनेट किया गया है। एंड द कंप्लीट सेंटेंस रीड की फ्रॉम द सन अराइज रेन, फ्रॉम द रेन कम्स फूड एंड फ्रॉम द फूड लिविंग बींग्स ओरिजिनेट। यानी कि जो सन है वहां से बाद नीचे की हवा गर्म होती है और वाटर साइकिल जो होता है, हमने वाटर साइकिल पढ़ा भी होगा, सुना होगा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल बेसिकली क्या मीनिंग होता है कि जो हमारा पानी होता है रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, सन की वजह से वो भाप बनता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। वो वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में जाता है ऊपर और धीरे-धीरे कंडेंस होता है, यानी ठंडा होता है। और जैसे-जैसे ठंडा होता है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और जैसे-जैसे वो और ऊपर जाता है तो क्लाउड जो है जिसमें उसमें पानी की कैपेसिटी होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगी, मतलब धीरे-धीरे कम होती है, बिकॉज़ जैसे-जैसे वो हाइट पे जाता है तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है कम होने लग जाती है। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो पानी नीचे आता है, यानी रेन की फॉर्म में बरसात होती है। ये तो हो गया सन की वजह से बारिश आने की प्रोसेस। फिर बारिश आई नीचे और नीचे जो प्लांट्स हैं उनको बारिश मिली, पानी मिला और उसकी वजह से वहाँ पे प्लांट्स, फ्रूट्स ग्रो हुए, वेजिटेबल्स ग्रो हुई एंड उसको फिर ह्यूमन्स ने कंज्यूम किया। तो ये जो है इससे हमारी जो लाइफ है वो सस्टेन कर पा रही है, वो चल रही है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर का मध्य प्रदेश में। तो 28 तारीख को, फिर 1 तारीख को, 1 मार्च को, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये एक एक्टिविटी है कि रिमेंबर कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णन एंड आमिर। इफ कृष्णन सेड इट वाज 20 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई, ही वाज फीलिंग लिटिल कोल्ड एंड आमिर वुड हैव अ मेजर दैट दे कुड अंडरस्टैंड। व्हाट डू यू थिंक आमिर्स रिएक्शन टू कृष्णन स्टेटमेंट माइट बी? यानी कि अगर कृष्ण बोल देता है कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आमिर को इससे आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो गई कि हाँ, वहाँ पे कितना टेम्परेचर है और उसके मुकाबले हमारे यहाँ कितना टेम्परेचर है। वहाँ पे थोड़ा और कम होगा, कश्मीर में तो और कम होगा, जिससे वहाँ पे ज़्यादा ठंड महसूस होगी उनको, ठीक है? हमने एक वर्ड सुना था प्रेसिपिटेशन। क्या वर्ड सुना था?
हमने एक वर्ड सुना था प्रेसिपिटेशन, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इन द न्यूज़ सेज दैट अ पर्टिकुलर प्लेस रिसीव्ड 30 mm ऑफ रेनफॉल इन अ डे, व्हाट डज़ इट मीन? हाउ डज़ रेनफॉल मेजर? यानी कि हम कभी-कभी न्यूज़ में सुनते हैं कि आज 30 मिलीमीटर बारिश हुई या सेंटीमीटर बारिश हुई, इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई। इसका मेजर करने का ये मतलब है कि कितना परसेंटेज जो है प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई। इसको एक डिवाइस मेजर करता है, इसको हम कहते हैं रेन गॉज। मेरे पीछे जो इमेज है वो रेन गॉज की है, ठीक है? तो यहाँ पे कलेक्टिंग फनल है, कलेक्टिंग फनल से पानी नीचे आता है और ये मेजरिंग ट्यूब है और ये धीरे-धीरे भरती रहती है। क्या होती है? धीरे-धीरे ये भरती रहती है एंड जितना ये भरती है उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कितने मिलीमीटर जो है बारिश हुई है। तो आप इससे समझ पाएँगे कि ये जो रेन गॉज है, ये कलेक्टिंग फनल से पानी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद क्या कह सकते हैं मेजरिंग स्केल है, यानी कि जितना पानी भरेगा उतना ट्यूब में दिखेगा, ठीक है? ये ट्यूब है, ट्यूब में जितना पानी भरेगा, वो जो है ऊपर-ऊपर भरता रहेगा और उससे हमें पता चल जाएगा कितना मिलीमीटर जो है बारिश हुई है। The amount of rainfall is measured with the help of instrument called rain gauge और रेन गॉज की मदद से हम जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कितनी बारिश हुई है, कितने एमएम बारिश हुई है। When it rains, the water falls into the funnel and it collected in a cylinder. A scale is attached to the cylinder to measure the depth of rainwater collected. जो मैंने बताया वही प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल जब मान लो कि यहाँ पे हाइट जो है वाटर की कलेक्ट हुई 5 mm, तो वी कैन से दैट दे रिसीव्ड 5 mm ऑफ रेनफॉल। हम कह सकते हैं कि 5 mm ऑफ रेनफॉल जो है इस एरिया में हुई है। फिर यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। मैंने बताया था हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो जब भी जो हवा ठंडी हवा होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, ये आपको याद रखना है। मे बी अभी यूज ना हो बट फ्यूचर में जरूर ये आपके यूज में आएगा। हमारी जो बॉडी होती है वो क्वाइट अवेयर होती है हमारी टेम्परेचर से और रेनफॉल से। अगर बारिश हुई तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, अगर आपकी बॉडी में पानी पड़ा तो आपको पता चल जाएगा कि बारिश हो रही है, ठीक है? और इसी तरीके से ज्यादा गर्मी होगी या ज्यादा ठंड होगी तो आपको तब भी पता चल जाएगा कि टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। बट यू मे ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट वेदर समटाइम्स फील्स हैवी। बट आपको कभी भी ये भी लगेगा कि जो वेदर है वो थोड़ा-सा हेवी फील हो रहा है, ठीक है? एज़ बिफोर अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म मान लो बारिश होने से पहले आपको लगेगा कि हवा बहुत चल रही है और हेवी जो जो वेदर है थोड़ा-सा हेवी है। दिस इज़ रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये ऐसा इसलिए तो होता है बिकॉज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हिच इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर अबव अराउंड अस। यानी हमारे ऊपर वेट जो है एयर का, कितना वेट पड़ रहा है उस पे ये डिपेंड होता है। कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हायर होता है इन द सी कोस्ट। जब जहाँ पे अगल-बगल सी है, ओशन है, वहाँ पे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा एंड लोअर होगा एज़ वी गो टू द हायर माउंटेन्स, ठीक है? तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होगा। When you climb a mountain, the air gets thinner and that is the plain below. As a result, the air pressure is lower and there is less oxygen available. ठीक है? यानी कि आप मान लो इस इमेज में देखोगे कि एक लेडी है जो कि पहाड़ के ऊपर खड़ी है, तो वहां पे जो प्रेशर है वो एयर का कम है क्योंकि आप हाइट पे गए तो हवा पतली हो गई, हल्की हो गई और उससे जो है आपके पास आपके सर पे प्रेशर कम पड़ रहा है, यानी लोअर प्रेशर है। बट अगर आप नीचे हो तो एयर पार्टिकल देखो कितनी ऊपर तक प्रेजेंट है, यहाँ पे तो छोटे से प्रेजेंट है बिकॉज ये हाइट पे है, और यहाँ पे कितने ऊपर तक प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है। और नीचे जो वार्म एयर होती है, कूल एयर जो है, यहाँ पे हल्की-फुल्की ऊपर कूल एयर होगी, ठीक है? नीचे वार्म एयर होगी बिकॉज़ जब सन की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है तो नीचे की जो एयर है वो वार्म होती है, तो वार्म एयर जो है ऊपर जाने लग जाती है, कोल्ड एयर, ठीक है? उसके ऊपर रहती है, ऐसा रहता है। नीचे लोअर क्या कह सकते हैं, नीचे जो है वार्म एयर होगी, उसके ऊपर कोल्ड एयर होगी। ठीक है? ये हमारा टेम्परेचर की वजह से होता है, यानी जब बाहर धूप पड़ती है तो इस तरीके से होता है। कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कूलर एयर है ये ऊपर रहेगी और नीचे जो है वार्मर एयर रहेगी। इतना समझे आप, ठीक है? इतना आई होप आप समझ गए हो। तो जैसे-जैसे आप पहाड़ पे जाते हो, तो आपको वहाँ साँस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो काफ़ी थिन है, यानी उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम है, और अब जब नीचे रहते हो तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? और ऊपर जब छत पे जैसे छत पे नहीं सॉरी, आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपको देखोगे कि ऑक्सीजन का जो जो हमारी बॉडी इनटेक करती है वो थोड़ा-सा डिफरेंस होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक्लिमेटाइज़ करना होता है। क्या करना होता है?
एक्लिमेटाइज़ करना होता है हमारी बॉडी को, ठीक है? यानी उसको अपनी बॉडी को वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से ढालना। इसलिए आपको काफ़ी बार सुनने को मिलेगा कि जब भी आप पहाड़ पे जाओ तो एकदम से ज़्यादा हाइट पे मत जाओ। पहले प धीरे-धीरे आप हाइट इंक्रीज़ करो ताकि आपकी बॉडी जो है उससे यूज़्ड टू हो जाए एंड फिर आप बॉडी को पता चल जाए कैसे कितनी ऑक्सीजन लेनी है, ठीक है? तो हमारे लंग्स को दिक्कत होती है जब ऑक्सीजन कम होती है। लेस ऑक्सीजन गेटिंग इनटू योर ब्लड, योर बॉडी हैज़ टू वर्क हार्डर टू कीप यू मूविंग। और जब आपकी बॉडी में कम ऑक्सीजन जाएगी तो आपका जो ब्लड फ्लो होगा वो थोड़ा धीरे होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ब्लड फ्लो जल्दी-जल्दी हो। दैट्स व्हाई पीपल समटाइम्स फील ब्रेथलेस, डिज़ी और टायर्ड इन हाई अल्टीट्यूड। और जब भी आप ऐसे हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे, पहाड़ों पे जाओगे तो वहाँ पे आपको फिर साँस लेने में, ठीक है, ऑक्सीजन में दिक्कत होगी। This does not mean that atmospheric pressure is always high in the plains below or the coast. ऐसा ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हमेशा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे कह सकते हैं प्लेन्स में या सी के पास हमेशा ज़्यादा रहेगा। In fact, it sometimes drop dramatically, resulting in what meteorologists call a depression or low pressure system, which can sometimes develop into a storm or even a cyclone. जब लो प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो ये सिस्टम जो है चेंज हो जाता है और यहाँ पे जो साइक्लोन जैसी सिचुएशन आने की संभावना बढ़ जाती है और हाई एयर यहाँ पे आने एयर का जो मूवमेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। यहाँ पे देखो, यहाँ वर्ड है एक्लिमेटाइज, साथ में लिखा है एक्लिमेटाइज, यानी एडजस्ट करना न्यू एनवायरनमेंट या न्यू कंडीशन क्लाइमेट के साथ, ठीक है? तो एज द थर्मामीटर्स देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स। थर्मामीटर के साथ डिफरेंट टाइप के बैरोमीटर्स होते हैं जो कि एयर का जो फ्लो कह सकते हैं स्पीड होती है उसको मेजर करते हैं। द यूनिट द डिस्प्ले इज जनरली मिलीबार, और मिलीबार में वो मेजर करते हैं, ठीक है? द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी कोस्ट इज अराउंड 1013 मिलीबार, अ प्रेशर बिलो 1000 मिलीबार इंडिकेट्स अ डिप्रेशन, ठीक है? और अगर 1013 मिलीबार मान लो उसने आइडेंटिफाई करा, और अगर इससे जो कम होती है 1000 मिलीबार से अगर कम होता है प्रेशर, तो कह सकते हैं कि डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और लो प्रेशर क्रिएट होने की मतलब होता है कि यहाँ पे जो हवा है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, बिकॉज़ वो गर्म बहुत ज़्यादा है। और जब वो गर्म होगी तो डिप्रेशन इस तरीके से क्रिएट होगा कि जो ठंडी हवा है वो साइड-साइड से इस तरफ बढ़ने लगेगी। मान लो ये तो वार्म एयर थी, ठीक है? जो ये ऊपर जा रही है ये वार्म एयर है, और इसकी तरफ कौन बढ़ेगा? इसकी तरफ बढ़ेगी कोल्ड एयर। एंड वो कोल्ड एयर जो है इसके एरिया को रिप्लेस करने की कोशिश करेगी, एंड इसी तरीके से मूवमेंट होता है, वो गोल-गोल घूमने लगेगा। गर्म हवा ऊपर जाएगी, उसके उसको रिप्लेस करेगी ठंडी हवा। ऐसे मूवमेंट होगा जिससे साइक्लोन आने की सिचुएशन होती है, एंड इसको हम कहते हैं डिप्रेशन क्रिएट होता है। क्या कहते हैं? डिप्रेशन क्रिएट होता है। People who journey to places at high altitude are advised to make pauses on the way to allow body to acclimatize. जैसे मैंने बताया कि आप पहाड़ों पे जाओगे तो आपकी बॉडी जो है एक्लिमेटाइज जल्दी नहीं होती, तो उसके लिए आपको धीरे-धीरे ट्रैवल करना होता है हाइट पे। ठीक है? तो आर्मी पर्सनल जो है सर्व इन हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस लाइक खारदुंग, लाइन, लद्दाख, व्हिच इज अबव 5600 मीटर्स अबव द सी लेवल। इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ दे लिव एंड वर्क इन प्लेसेस वेयर ऑक्सीजन लेवल इज सो लो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज जनरली अबाउट 650 मिलीबार्स। और जो हमारे आर्मी के पर्सन्स हैं जो खारदुंग ला, जो लद्दाख के अंदर एक रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कम है, ठीक है? जनरली 650 मिलीबार्स है, ठीक है? तो कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और कह सकते हैं वहाँ पे जो ब्रीथ करने का जो प्रोसेस है, उसको कब लेने में का दिक्कत होती है, बिकॉज़ वहाँ ऑक्सीजन की जो लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। लाइक यहाँ पे इमेज में भी देखोगे खारदुंगला टॉप, जो कि 18,380 फीट ऊपर है, ठीक है? एक बोर्ड है, यहाँ से हमें दर्शा रहा है ये। अब हम बात करेंगे विंड की। ये हमारा चौथा मेजर है ऑफ मेजरिंग द कह सकते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है? तो विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर। विंड जैसे मैंने बोला था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, वही ये चीज है, ठीक है? हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पढ़ा, हाई प्रेशर लो प्रेशर का, बट विंड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है। यानी स्पीड और डायरेक्शन जो होती है वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिससे विंड को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है? हैव यू seen seeds like flying in the wind? What would happen to seeds if there was no wind? आपने कभी देखा है कि क्या सीड जो है हवा में उड़ रहे हैं, बीज हवा में उड़ रहे हैं, और कैसा हो अगर बीज हवा ना हो, ठीक है? तो जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो नहीं प्रॉपरली हो पाएगा, बिकॉज ये जो सीड्स हैं ये हवा के थ्रू ट्रेवल करके दूसरी इधर उधर डायरेक्शन में जाके
प्लांट होते हैं और वहाँ पे ग्रीनरी और डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज जो है वैरायटी फॉर्म होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो विंड है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वेदर का, बहुत ज्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट वेदर का एलिमेंट है। इसकी डायरेक्शन और इसकी स्पीड जो है ये वेदर फोरकास्ट करने में हेल्प करती है। जैसे मैंने बोला कि विंड की क्या डायरेक्शन है और क्या स्पीड है, उससे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या किस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर और वेदर होने वाला है। बिसाइड्स, एयर पायलट्स और जो सेलर्स होते हैं, जो शिप चलाते हैं और जो प्लेन उड़ाते हैं, नीड टू अवेयर ऑफ द विंड डेटा। तो उनके पास एक मीटर होता है और वो उससे आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि विंड का क्या डेटा चल रहा है। अगर विंड हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लाइंग और सेलिंग, क्योंकि विंड का जो है इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होता है ऑन फ्लाइंग भी और उन द बोट को चलाने में भी। फार्मर्स ऑल्सो यूज द विंड डायरेक्शन टू प्रिडिक्ट वेयर रेन माइट कम फ्रॉम। और जो फार्मर्स होते हैं वो भी विंड का जो है प्रिडिक्शन यूज करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि बारिश किधर वाली साइड से होगी, किस साइड से आएगी। ऑल्सो जो ग्रेटर विंड स्पीड होती है वो सॉइल को जल्दी जल्दी सुखाती है, ड्राई करती है। तो हाउ डू वी मेजर दिस डायरेक्शन एंड स्पीड, हम किस तरीके से हमारी जो विंड की डायरेक्शन है और स्पीड है वो मेजर करते हैं। अब विंड वेन और वेदर वेन हैज अ रोटेटिंग आर्म। विंड वेन और वेदर वेन आपने देखा होगा, भी दिखाता हूँ, वो घूमते रहता है। उसका एक पॉइंट होता है एक एंड पे और एक टेल होती है पीछे, ठीक है। तो when the wind blows the tail is pushed and the pointer turn towards the direction of the wind। यानी जो भारी होती है टेल वो पीछे चली जाती है और जिस डायरेक्शन में विंड आ रही है वो डायरेक्शन वो शो करने लग जाता है और ये रिस्पॉन्ड करता है हल्की हवा को भी, लाइट ब्रीज को भी। लाइक ये देखो, यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। तो उसकी टेल में हवा भरेगी तो उस तरफ मूव करेगा और इसी तरीके से ये भी है, ठीक है। इसको एनोमीटर कहते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस डायरेक्शन से हवा जो है आ रही है, ठीक है। तो कह सकते हैं जो विंड वेन है ऑन द टर्मैक इज कॉल्ड अ विंड सॉक। विंड मैक ऑन द टर्मैक इज कॉल्ड विंड सॉक, ठीक है। जो गिव पायलट एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और ये पायलट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि कौन सी डायरेक्शन से विंड आ रही है, ड्यूरिंग टेक ऑफ भी और ड्यूरिंग लैंडिंग भी। सिमिलर रॉक सॉक्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज दैट रिलीज ऐश और गैसेस, और इसको हम इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ ऐश और गैसेस। तो सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है हम विंड को डायरेक्शन को मेजर करने का और उसको स्पीड को मेजर करने का, वो होता है, ठीक है, एनीमोमीटर। क्या होता है एनीमोमीटर, ठीक है। हेल्प टू हेल्प टू कह सकते हैं कि अ, मतलब मेजर, सॉरी, हाँ, मेजर डायरेक्शन और स्पीड जो है विंड की मेजर करने में हेल्प करता है। इट हैज 3 or 4 मेटल कप्स दैट रोटेट ऑन वर्टिकल स्वेप्ट व्हेन द विंड्स ब्लो। जब हवा आती है तो उसके चार जो मेटल है वो घूमने लग जाते हैं। द स्ट्रॉन्गर द विंड द फास्टर द रोटेज, और जल्दी जल्दी घूमेगा, लाइक ये वाला, ठीक है, ये वाला एनीमोमीटर जो है ये वाला, ठीक है। ये तो विंड वैन ऑन टर्मैक है और ये हमारा एनीमोमीटर है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी घूमता है। तो ये मीटर जो अटैच होता है इसके बॉटम पे एक मीटर होता है, जितनी जल्दी वो घूमता है उससे हमें पता चलता है कि स्पीड कितनी है। तो काउंट करते हैं हाउ मेनी टाइम्स द एनोमीटर स्पिन्स इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कैलकुलेट्स द विंड स्पीड इन अ किलोमीटर पर आवर। इसमें किलोमीटर पर आवर में वो विंड्स को मेजर कर लेता है, उसकी स्पीड को। फिर हम बात करेंगे हमारी ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? आपने कभी भी सुना होगा कि बारिश के टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि आप कूलर पंखा चलाओगे लेकिन आपको गर्मी तब भी लगेगी, बिकॉज एटमॉस्फेयर में, एयर में वाटर वेपर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। क्या है? वाटर वेपर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो ये जो वाटर वेपर होता है ये जल्दी आपकी बॉडी जो हीट होती है उसको रिलीज प्रॉपरली होने नहीं देता। जब आप थोड़ा ड्राई एरिया में रहोगे ना तो वहां पे आपकी बॉडी हीट स्वेटिंग के थ्रू निकल जाएगी, ठीक है। बट जब आप ह्यूमिड एरिया में रहोगे तो आपकी स्वेटिंग होगी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, एंड इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है ड्यूरिंग द समर्स। और जब रेन हो जाती है उसके बाद ऐसा महसूस होता है, बिकॉज रेन के बाद जो एटमोसफेयर में ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर जो होता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो आपकी बॉडी हीट है वो रिलीज नहीं हो पाती थ्रू स्वेटिंग, एंड इससे आपको बहुत अनईजी और अनकंफर्टेबल फील होता है। इसलिए कभी आप सुनते हो कि टेम्परेचर होता है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, बट इट फील्स लाइक 35,
बिकॉज़ ऑफ ह्यूमिडिटी। आपको टेम्परेचर में भी लिखा आएगा इट फील्स लाइक, ठीक है? तो ह्यूमिडिटी कह सकते हैं इज़ द लार्ज एलिमेंट ऑफ वेदर ऑन आवर लिस्ट। ये हमारी लिस्ट का लार्ज एलिमेंट है। इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में, हवा में प्रेजेंट है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन। एंड इन सारे 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे, विंड पे, प्रेशर पे और लोकेशन पे। तो वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस मोर प्रिसाइजली बाय लर्निंग हाउ टू मेजर ह्यूमिडिटी। हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं जब हम आइडेंटिफाई कर ले कि हम ह्यूमिडिटी को किस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है? किस तरीके से मेजर करते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, वी नीड टू रिमेंबर आवर साइंस लेसन्स फ्रॉम ग्रेड 6 अबाउट 2 शेड्स ऑफ वाटर, शेड्स ऑफ वाटर। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड। तो ये तरीका है जो आप क्लास 6 के साइंस में पढ़े होंगे एंड उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ह्यूमिडिटी जो होती है एयर में, उसको मेजर किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के माध्यम से। किससे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के माध्यम से। जो एयर होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर में कितनी परसेंटेज है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ह्यूमिडिटी कितनी प्रेजेंट है एयर में, ठीक है? मान लो ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी है ही नहीं, ठीक है? नो, और वाटर वेपर एयर में है ही नहीं, जो कि इम्पॉसिबल है होना। तो उस टाइम पे हम मेजर करेंगे और रेट करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 0%। while air saturated with water vapor will have a humidity of 100%। एंड जब सैचुरेशन हो जाता है, कंप्लीट सैचुरेशन हो जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, तो उसमें कह सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 100% हो जाता है। एंड उसके बाद जो है रेन होती है, बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है। उसके पहले तक नहीं होगा, उसके पहले तक आपको सिर्फ क्लाउड्स दिखेंगे। बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है, यानी वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी जो एयर की है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद वो होल्ड नहीं कर सकता, तो वो पानी नीचे गिरा देता है। लाइक उसके बाद क्या होता है, एयर रेन नीचे आने लग जाती है। इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है 20 से 40% होती है। और ह्यूमिड वेदर में, जब वेदर ह्यूमिड होता है, तो यूजुअली फॉल्स बिटवीन 60 टू 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है? मान लो यहाँ पे एक, अगर ह्यूमिडिटी दिल्ली में 52% है, while कोची में 84% है, इन विच ऑफ द टू प्लेसेस आर वेट क्लोथ लाइकली टू ड्राई फास्टर। कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे जो आपके कपड़े, जो गीले कपड़े हैं, वो जल्दी सूखेंगे? अब दिल्ली में टेम्परेचर 52% है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 52% है, और कोची में 84% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो कहाँ पे आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे? आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे दिल्ली में, बिकॉज अभी भी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी एयर में प्रेजेंट है। यानी कि अभी सिर्फ 52% जो है वाटर वेपर एयर में है। हमें 100% ले जा सकते हैं हम उसको, यानी कि उसको ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब अभी भी हमारे जो वॉट वेट क्लोथ है, गीले कपड़े, उनका जो पानी है वो कन्वर्ट हो सकता है वाटर वेपर में, और वो एटमॉस्फेयर में घुल मिल सकता है। लेकिन कोची के अंदर 84% है, इसका मतलब वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी कि ह्यूमिडिटी हमारी एनवायरमेंट में ज्यादा है। और मैंने बोला था, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो जो एग्जिस्टिंग जो पानी होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता जल्दी, बिकॉज ऑलरेडी प्रेजेंट है ह्यूमिडिटी, यानी पानी वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है? तो हम बता सकते हैं कि ये जल्दी कहाँ पे होगा, जल्दी कपड़े सूखेंगे दिल्ली में। बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर्स? हम इन नंबर्स को कैसे मेजर करेंगे? दिस इज डन थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर जो है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है कि कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है एयर में। अगेन जो है सेवरल टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर्स जो हैं डिपेंड करते हैं ऑन द प्रिंसिपल दे आर बेस्ड ऑन। द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है काफी, ये जो है हाइग्रोमीटर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द इंडस्ट्रियल यूज, बिकॉज वहां पे हमें पता रहेगा कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है? फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है? म्यूजियम्स ऑल्सो हैव मॉनिटर ह्यूमिडिटी एज दे नीड टू मेंटेन ड्राई एनवायरनमेंट टू प्रिजर्व द एग्जिबिट। अगर ड्राई एनवायरनमेंट नहीं होगा तो जो सामान जो म्यूजियम में है वो खराब हो जाएगा। इसलिए उनको ड्राई रखना पड़ता है एनवायरनमेंट को वहां पे। इसलिए वो ह्यूमिडिटी का इंस्ट्रूमेंट का मेजर का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उनको पता चल सके। अब कुछ वेदर स्टेशंस होते हैं। एज यू कैन सी, वी नीड सेवरल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेदर एट पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या टाइम पे हो, हमें वहाँ के वेदर कंडीशंस को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो वेदर स्टेशन जो है वो इन सारे इंस्ट्रूमेंट उनके पास होते हैं, और वो एक ईजी बना देते हैं वेदर को मेजर करना और वेदर को ट्रैक करना। रीडिंग ऑल दीज मेजरमेंट्स एंड टेकन एट अ रेगुलर इंटरवल विच हेल्प इन मैपिंग एंड फोरकास्टिंग द वेदर, जो कि हेल्प करते हैं वेदर को फोरकास्ट करने में, ठीक है गाइस? तो एक ऑटोमेटेड वेदर जो है, एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जो होता है,
ये सेल्फ ऑपरेट करता है, ठीक है? आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लाइक यहाँ पे इमेज जो है ये ऑटोमेटेड सेल्फ वेदर स्टेशन है, ठीक है? ये यूज़ करता है वेरियस सेंसर्स को और उससे मेज़र करता है, वेदर को रिकॉर्ड करता है। लाइक उसके टेम्परेचर के बेसिस पे ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड की स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। इन सबको इस्तेमाल करके वो है वेदर को प्रिडिक्ट कर पाता है। सच स्टेशंस आर वाइडली यूज्ड इन फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर में, एविएशन यानी जहाँ पे प्लेन उड़ाते हैं वहाँ पे सब काम में, नेविगेशन में लाइक शिप्स में, environmental monitoring में and so on, providing accurate and timely weather information without the need for human intervention। और यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड बहुत ज्यादा कम होती है और ये अपने आप ही सेल्फ बता देता है कि किस तरीके से वेदर है, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ठीक है। 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने, ठीक है, ये एडब्ल्यूएस वाले जो हैं ये ग्लेशियर लेक के ऊपर लगाए थे सिक्किम में, जो कि 4800 मीटर्स हाइट पे हैं, ठीक है। और ये प्रोवाइड करते हैं अर्ली इंफॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग वेदर कंडीशंस, ठीक है, किस तरीके से वेदर जो है चेंज होने वाला है ये जल्दी बता देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसी इंसान को रहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये अपने आप प्रिडिक्ट करते हैं। तो यही जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं हमारे वेदर को। तो मेटेरोलॉजिस्ट जो है डेटा कलेक्ट करते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू लॉन्ग पीरियड तक डेटा कलेक्ट करके उसको आइडेंटिफाई करके प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टडी होती है, यूज होता है साइंटिफिक मेथड्स को, उससे हम वेदर को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है नाउअडेज, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रिडिक्शंस, बिकॉज क्लाइमेट चेंज जो है एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्रिएट कर सकता है कभी कभी, लाइक सुनामी, थंडरस्टॉर्म, एंड जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स एटसेट्रा, जो कि काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट है हमारे बे ऑफ बंगाल एरिया में, जो हमारे ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट को काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इस वजह से ये जो सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा रेलिवेंट है आज के टाइम पे, और हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं बिकॉज हम डिपेंडेंट है, हमारे एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, हमारी एविएशन इंडस्ट्री, हमारी फिशिंग इंडस्ट्री, सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो उसको अर्ली प्रिडिक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो वो ये सब प्रिडिक्शन का काम करती है। लाइक यहाँ पे आप एक इमेज देखेंगे, मैप देखेंगे इंडिया का, एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई कर रखा है कि कहाँ पे कैसा वेदर है। और ये जो है कंडीशंस हैं, ये इंडिया जो है वेदर 19 मई 2024 का बता रखा है। लाइक फॉग को इससे रिप्रेजेंट कर रखा है, हैवी रेन को इससे, वेरी हैवी रेन को इससे, एक्सट्रीमली हैवी रेन, हील स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, हीट वेव, कोल्ड डस्ट, ग्राउंड फॉर फ्रॉस्ट, स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड, थंडर एंड लाइटनिंग, हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रखा है। और जो रेड वाले एरिया है वहाँ पे वार्निंग देना जरूरी है, वहाँ पे क्योंकि हैवी रेन होने वाली है, एक्सट्रीमली हैवी रेन होने वाली है, तो उनको वार्निंग देना जरूरी है, इसलिए वो रेड में मार्क कर रखे हैं एरियाज को। जो येलो में है वो सेफ है और ऑरेंज जो है वो अलर्ट मोड में है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक्यूरेट प्रिडिक्शन से उससे हमें हेल्प होता है इन इवेंट से बच पाने की। दे ऑल्सो अनेबल लोकल गवर्नमेंट टू मोबिलाइज रिसोर्स एंड प्रिपेयर फॉर डिजास्टर। और इससे जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर पाती है और इन डिजास्टर से बचने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रॉमी वेदर है, बारिश आने वाली है, बहुत तेज साइक्लोन जैसी कंडीशन है, ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट करती है कि फिशरमैन को वहां से पहले ही हटा दो, उनको पहले ही वार्न कर दो ताकि वो बीच में समुद्रों में ना जाए, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। एंटायर पोस्ट पे भी बताना पड़ता है बिकॉज उनको फिर हटाना पड़ता है सामान। तो इन सब कंडीशंस के लिए हमारे को वेदर प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Look carefully at the map of India. This map was issued by the Indian Meteorological Department of 19 May 2024. Study the icons and correct them on conditions shown on map. तो ये एक एक्टिविटी है, डेफिनेटली आप इसको करना, ठीक है। इसी तरीके से जो ये चैप्टर है इसके मेजर पोर्शन हमने कवर कर लिया है। तो अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करा कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, इससे हम सब इस सारी चीजें जो है वेदर को और हमारे एटमॉस्फेयर में जो चीजें हैपनिंग हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये कंडीशन जो है, एलिमेंट्स हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेटा कलेक्ट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से जो विंड है वो मूव कर रही है, कितना टेम्परेचर है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर किस तरीके से चेंज होने वाला है, ठीक है। इन डिफरेंट टाइम्स और सिचुएशन वन ऑफ द एलिमेंट्स इज डोमिनेंट। फॉर एग्जांपल रेनफॉल जो है जुलाई में डोमिनेंट होती है, तो वहां पे जो आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर वहां पे कम होता है थोड़ा सा, मई और दिसंबर में ज्यादा, मतलब मई में कम होता है, दिसंबर में टेम्परेचर, मई में ज्यादा होता है टेम्परेचर, दिसंबर में कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साइक्लोन जो होता है, ये सभी चीजें जो हैं इनको हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हैं। तो वेदर जो है एक क्लोजली लिंक्ड है क्लाइमेट से, एंड वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो हमने वेदर तो इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया।
हम जो क्लाइमेट है वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और हमने सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर ली, अच्छे से डिस्कस कर ली। कोई भी डाउट होता है तो आप सबसे पहले क्या करना, कमेंट करना। एंड अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है लास्ट वाली, तो मैं अगेन कहूँगा पहले वो वीडियो देखना, और फिर ये वीडियो तो आपने देख ही ली है। ठीक है? एंड इसी के साथ आप कंटिन्यू करना, वीडियो छोड़ना मत। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि कोई भी वीडियो मैं लाऊँ तो वो आपसे मिस आउट ना हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है गाइस? तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय गाइस।